चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जी बेटा, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक उसका टाइटल है वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि वेक्टर को आपने ऐड करना है, दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। जी जाहिर सी बात है, अगर हमें वेक्टर्स ऐड करें तो कम से कम कितने वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं? कम से कम दो वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कम से कम दो वेक्टर्स जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं, उन्हें हमने यहाँ सपोज किया होगा। तो लेट किया हुआ कि लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों को हम हैव टू टेल रूल यूज करते हुए ऐड करने जा रहे हैं। जी वो ए वेक्टर यहाँ मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रेड कलर का जो वेक्टर ए है, और ये ब्लैक कलर में मैंने वेक्टर बी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ a प्लस बी करना चाह रहा हूँ तो a इज माय फर्स्ट वेक्टर, तो a की टेल को मैंने इस ओरिजिन पे पुट कर दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और अगर मैंने b को इसके अंदर ऐड करना है तो b की डायरेक्शन तब्दील किए बिना b की टेल को मुझे वेक्टर a के हेड पे प्लेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब वो वेक्टर जो कि पहले वेक्टर यानी कि a की टेल से लास्ट वेक्टर यानी कि सेकंड वेक्टर b के हेड तक जाएगा, दिस वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीस टू वेक्टर्स, जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको हासिल होगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इसको मैंने ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर r एंड इट इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b, यानी कि ये आपके पास वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के एडिशन के बराबर है। लेकिन ये तो वेक्टर का एडिशन आया है टू टेबल की मदद से, लेकिन आपने वेक्टर्स को ऐड करना है किस बुनियाद पर? उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। अगर वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों वेक्टर्स a और b दोनों को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके हेड से कोरिस्पोंडिंग एक्सिस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि आपको उसकी इफेक्टिव वैल्यू इन कोरिस्पोंडिंग डायरेक्शन मिल जाए। जी अब वेक्टर a को मैंने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए इसके हेड से x एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसने पॉइंट q के ऊपर जाकर इस एक्सिस को काटा। अब ओरिजिन से लेकर यहां तक इसका x कंपोनेंट होगा, दैट विल बी ax, और इसके हेड से लेकर यहां एक्सिस x एक्सिस तक ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है, जो कि अगर मैं एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूं तो कुछ यहां इतना सा कंपोनेंट बनेगा, इट इज in the direction of y axis, so it is its y component, जिसको मैंने a y से रिप्रेजेंट किया। अगर a y यहाँ s से लेकर p का r तक फासला है तो ये भी a y होगा, ठीक है। तो ये जो m से लेकर q तक डिस्टेंस है, इट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, जिसको मैंने a y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर b को, जिसको मैंने a के हेड के ऊपर प्लेस किया हुआ है, इसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वेक्टर b के हेड से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों एक्सिस के ऊपर। यहां मैंने x एक्सिस के ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो कहीं किसी पॉइंट r पे जाके इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट r पे जब जाके इसने इंटरसेक्ट किया, लेकिन वेक्टर तो a के हेड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो y कंपोनेंट होगा इसकी टेल से इसके हेड के दरमियान होगा, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो by जो है वो p से लेकर s तक जो डिस्टेंस है, ये वेक्टर b का y कंपोनेंट होगा, और s से लेकर r तक वेक्टर a का y कंपोनेंट होगा। और जो रिजल्टेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, जो कि पॉइंट o से पॉइंट p तक है, अगर मैं गौर से देखूं, O से लेकर जो R तक का डिस्टेंस है, ये इसी रिजल्टेंट वेक्टर R के x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर R का ये x कंपोनेंट है। जी P से लेकर R तक जो डिस्टेंस है, ये इसी वेक्टर R का y कंपोनेंट है। अगर इस डायग्राम को गौर से देखा जाए तो आपको इस डायग्राम से रिजल्टेंट वेक्टर R के x और y कंपोनेंट निकालने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, अगर हम बात करते हैं फिगर की, तो फिगर से अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो x कंपोनेंट आपको पता है O से R जो आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आ रहा है, इट इज अलोंग x एक्सिस। तो O से R जो डिस्टेंस है, ये रिजल्टेंट वेक्टर R का x कंपोनेंट है, जो कि आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा है। जी O से Q और Q से R जो डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो मेरे पास O से R डिस्टेंस निकलेगा, जो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर R के x कंपोनेंट के बराबर है। इसी तरह से अगर मैं R से लेकर S और फिर S से लेकर P तक जो डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास R से P डिस्टेंस निकलेगा, जो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है, जिसको मैंने RY से रिप्रेजेंट किया हुआ। लेकिन राइट टाइम में अभी x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो O से R जो डिस्टेंस इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, वो O से Q और Q से R डिस्टेंस दोनों के एडिशन के बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास एक सिंगल कंपोनेंट आएगा, व्हिच इज OR। तो OR किसके इक्वल है? RX के इक्वल है।
ओ क्यू किसके इक्वल है? आपको डायग्राम से नजर आ रहा है ओ से क्यू जो डिस्टेंस है वो वेक्टर ए का x कंपोनेंट ax है, तो ये ax के इक्वल है। क्यू आर किसके इक्वल है? आपको नजर आ रहा है डायग्राम से क्यू से आर जो डिस्टेंस है वो वेक्टर b का x कंपोनेंट है। अगर ये वेक्टर b का x कंपोनेंट है तो इसका प्रोजेक्शन जो कि x एक्सिस के ऊपर ये पड़ रहा है तो ये भी bx के बराबर होगा। तो bx इक्वल होगा qr, तो qr इज इक्वल टू bx। तो यहां से मुझे वेक्टर r यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट मिल गया, किसकी निस्बत से या किसकी मुताबिकत से? इन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की निस्बत से, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से मुझे रिजल्टेंट वेक्टर r का x कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, एंड दैट rx इज इक्वल टू व्हाट? ax प्लस bx। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसका y कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं किसकी बुनियाद पर? दोनों वेक्टर्स a और b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? y एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट देखने जा रहा हूं। अगर आप गौर करें r से जो p डिस्टेंस है या r से p जो फासला है ये इक्वल होगा r से s और फिर s से p फासले के। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस rp आ जाएगा। अब rp जो है वो इक्वल है r से s डिस्टेंस यानी कि r से s डिस्टेंस और प्लस s से p डिस्टेंस यानी कि s से p तक। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास rp आता है। तो rp किसके इक्वल है? r से p फासला इस रिजल्टेंट वेक्टर r का y कंपोनेंट है और r से s फासला इस a वेक्टर का y कंपोनेंट ay है और s से p फासला इस b वेक्टर का y कंपोनेंट जिसे हमने dy से रिप्रेजेंट किया है। सो यहां आपके पास जो rp है ये ry के इक्वल है, rs जो है वो ay के इक्वल है, sp जो है वो by के इक्वल है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज में पुट करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर r का जो y कंपोनेंट है वो इक्वल आ जाएगा वेक्टर a का y कंपोनेंट ay प्लस वेक्टर b का y कंपोनेंट by। तो हमने इसका y कंपोनेंट भी a और b दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर फाइंड कर लिया है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ry क्या है? ये y कंपोनेंट है किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का, जिसको यहां o से p तक मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जी बेटा, आपने रिजल्टेंट वेक्टर के x और y कंपोनेंट a और b के x और y कंपोनेंट्स की बुनियाद पर फाइंड कर लिए हुए हैं। अब हम उसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आइडिया है कि दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करेंगे वेक्टर a और b दोनों के कंपोनेंट्स के मुताबिक। जी, अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर फॉर्म की, अगर हम वेक्टर r को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो r को हम रिप्रेजेंट करेंगे rx i कैप, ry j कैप। अब आपको i कैप पता है कि लॉन्ग x एक्सिस यूनिट वेक्टर है, आपको j कैप पता है कि लॉन्ग y एक्सिस यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास ये वेक्टर r की वेक्टर फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं, जी आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, डिपेंड करता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम और कितने उसके कंपोनेंट हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है कि हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, यहाँ वेक्टर r के दो ही कंपोनेंट फाइंड किए गए हैं, एक x और एक y। तो उसके मुताबिक आपके पास वेक्टर r का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपने वेक्टर को फाइंड करना है या ऐड करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर अगर ऐड करना है तो rx की वैल्यू उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर हम निकाल चुके हैं, जो कि ax प्लस bx है। और ry की वैल्यू भी हम a और b वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर निकाल चुके हैं, जो कि ay प्लस by है। अब अगर मैं a और b के कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो क्या आएगी? ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का स्क्वायर और ये होल के ऊपर अंडर रूट आएगा, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन वेक्टर की कौन रिप्रेजेंट करता है? वो एंगल जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अब वो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का लेट्स सपोज थीटा एंगल है। अगर मैं tan थीटा लेता हूं, आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या चीज है? y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, ry। जी rx क्या है? ये बेस है, ये रिजल्टेंट वेक्टर r का x कंपोनेंट है जो कि बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो r ry की वैल्यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि ay प्लस by के इक्वल है। rx की वैल्यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि ax प्लस bx है। अब अगर मैं थीटा लेना चाहता हूं जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर की, तो tan को उस तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स ay प्लस by ओवर ax प्लस bx आपको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
तो इन दिस वे आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर उसके मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जी, ये तो थे दो वेक्टर्स। अगर आपको पता है कि हेड टू टेल रूल की मदद से आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जिनमें लेट्स सपोज वेक्टर a है, b है, c है, d है एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास हैं, तो इन्हीं फार्मूलाज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं? जिस तरह से मैंने ax और bx दोनों के x कंपोनेंट ऐड किए थे, इसी तरह से तीसरा वेक्टर अगर कोई c है तो उसका x कंपोनेंट इसी के अंदर ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन, dx, ex एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y कंपोनेंट के अंदर भी इसी तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के y कंपोनेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, ay plus by plus cy plus dy एंड सो ऑन, राइट। और उनका होल का स्क्वायर लेकर अंडर रूट लेके आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे फॉर ऑल दोस वेक्टर्स व्हिच आर एडेड, जो कि n नंबर ऑफ वेक्टर मैं यहां सपोज कर रहा हूं। तो n वेक्टर्स को भी इसी तरह से हम इन्हीं फार्मूलास को एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। जी, इसी तरह से अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स लेंगे और वो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि y कंपोनेंट और x कंपोनेंट की रेशियो आएगी और y कंपोनेंट के इसी तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके तमाम y कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और इसी तरह से उनके x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और इस तरह से y ओवर x कंपोनेंट की जो रेशियो होगी उसका टेन इनवर्स लेके हम एंगल को आसानी से फाइंड कर लेंगे। जी बेटा, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।